नमस्कार, मैं हूं वसी जैदी और आपका स्वागत है आपकी बात में। हमेशा से ही हिमालय की तर्ज पर उत्तराखंड को बनाने की बात कही जाती थी, लेकिन वाईएस परमार की तरह कोई नेता शायद उत्तराखंड को नहीं मिल पाया। 14 साल के इस उत्तराखंड ने दर्द में डूबी ज़िंदगी भी देखी और मौत में सिमटे हुए सन्नाटे भी देखे। लेकिन अब उत्तराखंड को एक ऐसे नेता से उम्मीद है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ज़मीन पर रहकर आसमान में प्रवास करते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उम्मीदें हैं कि शायद वो उत्तराखंड के उन सपनों को पूरा कर सके जिसके जो ख्वाब देखे गए थे। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ हो, लेकिन शायद वो सपने अभी भी अधूरे हैं जो कि उत्तराखंड के निर्माण से पहले देखे जाते थे। सीधे बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। रावत जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। रावत जी, बहुत करीब से आप सभी बारीकियों को जानते हैं, लंबा करियर है, राजनीतिक अनुभव है, काम करने का भी अब मौका मिला है आपको। क्या देखते हैं किस तरह मॉडल उत्तराखंड बने, कैसे मॉडल प्रदेश बने, क्या विज़न और मिशन है? देखिए, हमको सबसे पहले तो ये मान करके चलना पड़ेगा कि डेवलपमेंट के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि हम ये चाहते हैं कि हमारा राज्य खुशहाल हो, हमारे परिवार खुशहाल हो, तो हमको शॉर्टकट के बजाय एक योजनाबद्ध रास्ते को चुनना होगा और अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होंगी जी, और कुछ कठिन फैसले लेने होंगे। हम अभी तक प्राथमिकताएं ठीक से निर्धारित कर नहीं पाए हैं। हमने कठिन फैसले लेना छोड़ दिया है। हमने ये संदेश पूरे राज्य में दे दिया है कि हमारे पास काफ़ी है और जो जितना चाहे ले सकता है, सिर्फ उसको दबाने की कला आनी चाहिए। नहीं, और आप कठिन उस सब का परिणाम ये हो रहा है। मैं इसमें सबको देखता हूँ। हम जो थोड़ी सी प्रभाव डालने की स्थिति में हैं, तो हम सब जो है दबाव ग्रुप के तौर पर काम कर रहे हैं और हम इस रूप में नहीं देख रहे हैं कि इसका दीर्घकालिक असर क्या पड़ेगा। हमने प्रारंभ से ही ये संदेश दे दिया कि वी आर ए स्टेट ऑफ एफ्लुएंट, मतलब हमारे पास पर्याप्त है, जबकि हकीकत दूसरी है जी। हिमाचल ने तरक्की इसलिए की, हिमाचल देख लो, यहीं पर सिक्किम देख लीजिए, ये बहुत ताज़ा मॉडल है जी। इन लोगों ने बेल्ट बांधी, अपनी कमर कसी और उसमें पेज भी कसा, अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित किया। जो चीज़ें तय की गई उन चीज़ों को अनुशासित तरीके से लागू करने का काम किया गया। हम प्राथमिकताएं तय कर पा रहे हैं, न हम कमर कस पा रहे हैं, न हम अनुशासित तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है, हमारी सारी जो संभावनाएं हैं, जो प्रकृति की देन है यहाँ, इन दोनों का सामंजस्य नहीं होने दे रहा है और उसी के अभाव में थोड़ा सा जो कमियां दिखाई दे रही हैं, जो सवालात दिखाई दे रहे हैं, वो यहीं से उठ रहे हैं। नहीं, आपदा एक अलग मुद्दा है, कई सारे ऐसे पहलू हैं पर्यावरण के पहलू से। मैं अकेले आपदा की बात नहीं कर रहा हूँ। आपदा एक बार का मुद्दा, 2 बार का मुद्दा हो सकती है, लेकिन जो विकास है उसके लिए दीर्घकालिक नीति आवश्यक है। उसके लिए एक रोड मैप बनना जरूरी है, उसके लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण होना जरूरी है। हम वो सब नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, रावत जी, सवाल ये है कि आप 14 साल के उत्तराखंड को देखें। अभी कुछ दिन पहले आपने 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड हमने पेश किया था। काफ़ी सारी मुश्किलें हैं क्योंकि लगातार जो होता चला है अब तक, हालांकि विकास कुछ हुआ है। ऐसे उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद हमने कुछ विकास जरूर किया, लेकिन इसकी दरकार थी वो अभी भी सब अधूरा दिखाई देता है। देखिए, ये विकास हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जब नवोदित राज्य में धन आया तो उसका वो आखिर कहीं तो दिखाई देगा जी। मगर जिस उद्देश्य को लेकर के राज्य बना, वो उद्देश्य था कि जो आखिरी वंचित व्यक्ति है उस तक हम सरलता से पहुंच जाएंगे, और हो उल्टा गया। जो वंचित व्यक्ति था उसके लिए देहरादून की दूरी लखनऊ से ज़्यादा हो गई है जी। तो ये दिक्कत जो है, ये मुसीबत में है।
जिन जिलों में जब उत्तर प्रदेश के हम हिस्सा थे तो उस समय शिक्षा का प्रतिशत अच्छा था, वहाँ शिक्षा का प्रतिशत घट गया है। यहाँ तक कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी जहाँ उस समय कम था वहाँ आज बढ़ गया है। उन जिलों के अंदर गरीबी के नीचे का प्रतिशत बढ़ गया है, रहने वालों का प्रतिशत। तो ये चिंता के विषय हैं जो अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। जितना कुल सकल पूंजी में राज्य की वृद्धि हुई है वो हमारे 3-4 जिलों तक सीमित रह गई है। मैदानी जिलों तक सीमित रह गई? नहीं, वो मैदानी नहीं है। मैं मैदानी कहूँ क्योंकि हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल का तो ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ी है। नैनीताल में भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नैनीताल में नहीं हुआ। और मगर ज़्यादातर हिस्सा जो पहाड़ी था वो अपनी जगह पर रह गया है। नहीं तो वजह क्या मानते? क्योंकि लगातार अब तक जो होता चला है, हम 14 साल में देखते हैं 8 मुख्यमंत्री मिले, 40 साल का काम आज 13 साल में हो गया। मतलब जो विजन मिशन नहीं था, कुछ नित्यानंद स्वामी जी से शुरू करें हम, 6 महीने 7 महीने रहे, उसके बाद एकदम भगत सिंह हमने प्राथमिकताएं तय नहीं की। हम शुरू में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गए, वो एक पहलू था, लेकिन उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ हम पर्वतीय क्षेत्रों में हॉर्टिकल्चर को, एग्रीकल्चर को नहीं जोड़ पाए। हम वहाँ के पानी के संचयन की कोई नीति नहीं बना पाए। हमने शिक्षा को डिप्ट होने दिया, जबकि अविभाजित राज्य के अंदर उत्तराखंड के पास सर्वाधिक बेस था शिक्षा का और तकनीकी शिक्षा का। मगर आज आप देखिए, हम 13-14 साल के अंदर ITIs, जो बेस्ट ITIs थे, उनको भी इंस्ट्रक्टर्स नहीं दे पाए। हम कोई ITI को नहीं बता सकते कि हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप किया हो, जिसके बच्चों को हॉट केक के तरीके से इंडस्ट्री अपने वहाँ लेने का काम करे। हमने जिन जिलों में शिक्षा के स्तर को एक मापदंड माना जाता था विभाजित उत्तर प्रदेश में, उन राज्यों में शिक्षा के स्तर को नीचे आने दिया। आज वो जिले जो है चुनौतीपूर्ण जिले हैं शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। तो आप जब बेसिक चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे और उनको दूर करने के लिए रोड मैप बना करके काम नहीं करेंगे, काम नहीं चलेगा। अब इस समय मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे फैसले लूँ ताकि लोगों का सपोर्ट जुटा रहे। कड़े फैसले लोकतंत्र के अंदर आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपना समर्थन बनाए रखिए। समर्थन का मतलब केवल विधानसभा में संख्या बल नहीं है। समर्थन का अर्थ जनता में भी समर्थन है, मीडिया में भी समर्थन है। आप उसको भी बनाए रखिए और साथ साथ उन बेसिक कोर इश्यूज़ को भी एड्रेस करने की कोशिश करिए जो राज्य के सम्मुख हैं। तो मैं दोनों पर कर रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं बैलेंस नहीं रखूँगा तो समर्थन के कई सारे मायने निकलते हैं रावत जी। तो समर्थन एक राजनीतिक गुरु आपको शायद इसीलिए कहते हैं। समर्थन की आपने बात जनता के बीच में, मीडिया के बीच में, विधायकों के बीच में, लेकिन सवाल यह है कि अब तक जो होता चला है, अब जो हम सीधे स्पष्ट तौर पर बात करते हैं, भाजपा ने शुरुआत करी थी, उसे पहली वो सरकार नित्यानंद स्वामी जी ने दी, उसके बाद जनता ने नकार दिया, तिवारी जी आए। लेकिन सवाल यह है कि एक के बाद एक सिर्फ कुर्ता खींचने वाली राजनीति हुई। देखिए, तिवारी जी ने एक पॉलिसी के तहत काम किया। उन्होंने राज्य के लिए पूंजी जुटाने का काम किया। उन्होंने जब पूंजी होगी तो पूंजी तो बांटी जा सकती है ना। तो उन्होंने अपना फोकस जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, जिससे पूंजी निवेश आए, उस पर बना करके रखा और वो उस दिशा में कुछ हद तक सफल भी हुए। ऐसा नहीं है कि सफल नहीं हुए। लेकिन ये जब अब लोग ये तो कहते हैं कि डॉक्टर परमार नहीं मिल पाए, अब नारायण दत्त जी के बाद एक प्रकार से जो पॉलिसी थी उसमें कंटिन्यूटी नहीं रही। तिवारी जी भी उसे कुछ हद तक ही कर पाए, लेकिन जो मैं कहता हूँ कि मंजिल तक तो नहीं पहुंचा पाए ना, रास्ते में भटकते रहे। आखिर उनके विजन को उनकी पार्टी आगे ले चलती, वो पार्टी रही नहीं, आई नहीं। फिर जब तक वो पार्टी सत्ता में आई तब तक परिदृश्य में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं ये समझता हूँ कि
2017 में 17 में उत्तराखंड को एक तो बिल्कुल स्थिर सरकार देने का संकल्प रखना चाहिए जनता को, और दूसरी बात यह है, दो ही राजनीतिक दल हैं, उनसे साफ तौर पर कहना चाहिए कि अपना दृष्टिकोण पत्र लाओ और उस पर वोट करो, और तब 5 साल में वो डिलीवर कर पाते या नहीं कर पाते हैं वो पता लगेगा। कौन सा ऐसे प्राथमिकता के तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर आप कुछ भी बीज बोइए, वो बीज के जमने में ही टाइम लगता है। आप खेती का बीज बोइए, आप विकास का बीज बोइए, 14 साल बीत चुके हैं, मतलब बीज जम जाना चाहिए बोइए, अब उसके जमने के समय के लायक आपको अवसर पार्टी को या व्यक्तियों को देना पड़ेगा। 14 साल बीत चुके, इतने में तो जम जाना चाहिए था। ऐसे में तो हर प्रजाति का बीज जम जाता है। दो बातें हैं, कुछ क्षेत्रों में तरक्की भी हुई है, जहाँ के लोगों ने पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा की तो वो आगे बढ़े। अब कुछ जगह जो है वो चक्खू माल के तरीके से एमएलए इस बार जीता, अगली बार बदल दिया, फिर अगली बार फिर तीसरे को ले आए, फिर बदल दिया, तो पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बन पाई। वो क्षेत्र सफ़र कर रहे हैं। ये सब चीज़ें देखिए एकांगी नहीं हैं, चीज़ें एकांगी नहीं हैं, चीज़ें सकल रूप में देखने की और समझने की ज़रूरत है। नहीं, कौन से ऐसे बड़े पहलू आप देखते हैं जिसके अंदर विकास की आवश्यकता है? जब पलायन रोकने की बात हो, पानी के यूज़ करने की बात हो। देखिए इस समय आप बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है, विशेष तौर पर मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास 2.5 साल का समय है, और 2.5 साल के समय में मुझे अपनी प्राथमिकताओं को बहुत शॉर्ट लिस्ट करना है, क्योंकि मुझे डिलीवर करना है और भविष्य के लिए एक स्थिरता की भावना पैदा करनी है, एक संदेश देना है। ये दोनों काम तभी सफल हो सकते हैं जब इस समय मैं जो तय करूं वो अगले 6 महीने में उसका असर दिखाई दे। इसलिए मैंने कुछ चीज़ें जो है जिनको मैं उनको सामाजिक न्याय की चीज़ें कहता हूं, मैं उनको सामाजिक उन्नयन के कदम मानता हूं, और कुछ लोग उसको कह देते हैं कि ये तो लोक लुभावने, वोटर को खुश करने के लिए। अपनी अपनी समझ होती है, मुझे किसी की समझ से कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन मैं उन पर भी कदम उठा रहा हूँ। उसके साथ साथ हम कई दीर्घकालिक निर्णय भी ले रहे हैं जो लंबे समय तक असर डालेंगे। हम विशेष तौर पर खेती के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बुनियादी काम करेंगे। मेरे शिक्षा मंत्री यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मैंने उनसे भी कहा है कि हिम्मत करिए, शिक्षा में हमको बहुत सारे बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और खेती, हॉर्टिकल्चर, जिसको हम पर्यावरण के साथ भी जोड़ सकते हैं, वो उस पर हमको कुछ ठोस निर्णय हमने ले लिए हैं, उनको क्रियान्वित करने की। एक पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। आप यहाँ रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं पहाड़ के अंदर, पानी का आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लगातार राजनीति होती है जल विद्युत परियोजनाओं के नाम पर, और एक सबसे बड़ा पहलू एक भी है, इको सेंसिटिव जोन के नाम पर भी जनता को बेवकूफ़ बनाया था। पर्यावरण और विकास की भी एक सामंजस्य, कम्युनिकेशन तय नहीं हो पाता। देखो इको सेंसिटिव जोन को आप देखिएगा, मैं अगले 6 महीने के अंदर इसको अपनी इकोनॉमी के साथ जोड़ दूँगा, और मैंने आपके जहाँ का फाइल कर रहा हूँ उसको हमने इस तरीके से बनाया है कि दैट विल हार्डली अफेक्ट एनी डेवलपमेंट। जिन एरियाज़ को हमने सेंचुरी डिक्लेयर किया है या नेशनल पार्क डिक्लेयर किया है, आपको राष्ट्रीय सोच के साथ चलना पड़ेगा ना। आप जिस तरीके से आपका शरीर है उसी के अनुसार आपको कपड़ा काटना पड़ेगा, टेलरिंग करनी पड़ेगी। तो हम उसके विपरीत करेंगे तो या तो फिट नहीं आएगा, फिट आएगा, ज़बरदस्ती करेंगे तो फट जाएगा जो है। तो इसलिए इको सेंसिटिवनेस आज एक स्लोगन है, वर्ल्ड वाइड, नेशन वाइड है। हम उसके साथ चंद कदम चलते हुए उसकी पॉलिसीज़ को इस तरीके से बना दें कि वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकें। तो हेल्पफुल नहीं हो पाते, वो विकास को प्रभावित करती है। आप देखिए 41 किलोमीटर का आप एरिया ले लेंगे, आप कैसे विकास करेंगे? देखिएगा तो सही, अब वो यमुनोत्री वाला हो गया, गंगोत्री वाला, लेकिन बाकी क्षेत्रों का जब हम कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि हम हार्डली कुछ क्षेत्रों को ही प्रभावित होने दे रहे हैं, और वो भी जो है एक बफर के तौर पर काम करेंगे ताकि उन एरियाज़ को जो रिजर्व बन रहे हैं नए,
वो एरियाज़ हमारी इकोनॉमी के साथ जुड़ जाएं। जो विद्युत परियोजनाओं के ऊपर भी खूब राजनीति होती है, उसके ऊपर भी आपने कमेंट चाहता है? देखिए, हमारे पास संपदा पानी की है जी। हम जंगल की है, जंगल हमको काटने नहीं देते हो, पानी पर हमको छूने नहीं दे रहे हो। तो वही तो सवाल है ना, फिर वही नहीं, इको सेंसिटिव जोन आता है वो। वहाँ आपको नेशनल पॉलिसी मेकर्स को ये बताने की ज़रूरत है कि भाई हम कहाँ, हमको ये चीज़ें हर्ट कर रही है। अब हमने एक स्टैंड ली, बिल्कुल साफ स्टैंड ली है कि भाई आप हमको बताइए, हम अपना केस रख रहे हैं, कोर्ट फैसला कर दे या भारत सरकार फैसला कर दे, हमारी बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी कर दे, हमारी डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट पूरी कर दे, हमें कोई शौक नहीं है। और यदि नहीं कर पा रहे हो तो फिर हमको जो है अपने पाँव में खड़े होने की अनुमति दीजिए, हम अपने जल संसाधनों का अपनी समझ से और नेशनल प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए उसका उपयोग करने का काम करेंगे। तो मैंने अपने विभागों को कहा है और उसी अनुसार जो है हम सुप्रीम कोर्ट में अपना केस रख रहे हैं। बड़ा अच्छा पहलू है, तो इस पहलू पर किस तरह का विकास हो, बात करते रहेंगे इस ब्रेक के बाद।